तो दोस्तों, राजस्थान स्कूल फीस एक्ट 2016 और 2017 को लेके राजस्थान शिक्षा विभाग के द्वारा 14 जून 2024 को एक बहुत बड़ा अपडेट किया गया या फिर आदेश जारी किया गया। और इस अपडेट के आने के बाद अब से आगे विद्यालय स्तरीय फीस समिति के गठन की प्रक्रिया या प्रोसेस है वो पूरी तरह से बदल गई। और इस अपडेट के आने के बाद हमारे कई स्कूल साथियों के सामने कई तरह के सवाल हैं, वो भी आके खड़े हो गए। कई तरह की समस्याएं भी हैं और कई तरह के डाउट्स भी हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको फीस एक्ट 2016 व 2017 की बेसिक जानकारी के साथ साथ जो भी डाउट्स हैं उनको क्लियर करने वाला हूं। और इसके अलावा अब से आगे आपको अपने स्कूल में किस तरह से विद्यालय स्तरीय फीस समिति या फिर स्कूल लेवल फीस कमेटी का गठन करना है, इसकी क्या प्रक्रिया रहने वाली है, वो पूरी जानकारी इस वीडियो में आपको बताऊंगा। इसलिए वीडियो थोड़ी लंबी जरूर होने वाली है। मुझे नहीं पता ये वीडियो कितनी लंबी जाने वाली है, लेकिन आपको कहना चाहूंगा ये वीडियो आपको तभी देखनी है जब आपके पास बिल्कुल फ्री का टाइम हो। और हां, इस वीडियो का कोई भी पार्ट आपको स्किप नहीं करना है। यदि आप स्किप कर देते हो तो शायद हो सकता है कि नए अपडेट को आप सही तरीके से वो नहीं समझ पाओ। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका अपना साथी राजगुरु जी। तो दोस्तों, फीस एक्ट के नए अपडेट की जानकारी देने से पहले एक और जानकारी आपको देना चाहूंगा। देखिए, 14 जून 2024 को जो आदेश जारी हुआ था उसके ठीक एक दिन पहले यानी 13 जून 2024 को प्राइवेट स्कूल का जो पीएचपी पोर्टल है उस पर विद्यालय स्तरीय फीस समिति के गठन को लेकर अपडेट किया गया। अब जैसे ही अपडेट हुआ तो भैया हमारे द्वारा भी फीस एक्ट को लेकर एक पीडीएफ फाइल तैयार की गई। हालांकि पीडीएफ फाइल तो हमारी पहले से ही मौजूद थी, लेकिन नए अपडेट आने के बाद फीस एक्ट का पूरा प्रारूप बदल गया, इसलिए हमें भी हमारी पीडीएफ फाइल को बदलना पड़ा। और इस पीडीएफ फाइल को तैयार करते करते हमें 3 से लेकर 4 दिन का समय लग गया। दिन रात आपके लिए मेहनत की है और 15 जून की रात को तो भैया मैं सो भी नहीं पाया हूं। और इस पीडीएफ फाइल में देखिए 78 पेज है। आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा, जो फीस एक्ट का मूल संविधान है उसमें 8 से लेके 10 पेज है, लेकिन हमारी वाली पीडीएफ फाइल में 78 पेज है। और मैं राजस्थान का एक ऐसा पहला व्यक्ति हूं जिसने फीस एक्ट को लेके 78 पेजों में इस फीस एक्ट को आपको समझाया है या फिर जानकारी दी है। सचिन क्या है? सचिन में लप्पू सा सचिन है, मुंह में से बोलना वहाँ पे आ रहा है ना, बोलता वो है ना, झिंगुर सा लड़का, उससे प्यार करेगी वो। ये आदत हमारी नहीं, हम अकेले ही पूरी महफिल के बराबर है। भीड़ में खड़ा होना मकसद नहीं है मेरा, बल्कि भीड़ जिसके लिए खड़ी हो वो बनने का मकसद है मेरा। देखिए, इस पीडीएफ फाइल में क्या आपको मिलेगा। इसके अंदर एक तो जो फीस एक्ट के रूल हैं, नियम हैं, उनको मेरी भाषा में आपको समझाया गया। इसके साथ साथ आपको स्कूल में किस तरह से है रजिस्टर में कार्रवाई करनी है, वो लिखित में पूरी कार्रवाई यहां पे लिखी गई है। केवल आपको कट कॉपी पेस्ट ही करना है। इसके साथ साथ जो भी इंपोर्टेड दस्तावेज हैं, फॉर्मेट हैं, प्रारूप हैं, वो भी दिए गए हैं। जो नए नए अपडेट आए हैं उनको भी इसके अंदर समझाया गया है। और इसके साथ साथ आपके जो भी सवाल जवाब हैं, जो भी डाउट्स हैं, इस पीडीएफ फाइल के अंदर है, मौजूद हैं या इसके अंदर शामिल किए गए। अब जैसे हमने ये पीडीएफ फाइल हमारी साइट पे अपलोड की तो भैया कई साथियों के मेरे पास है मेल्स आई, मैसेज आए कि राजगुरु जी मखा बोले इतनी बड़ी पीडीएफ फाइल 78 पेज ही बना डाले, भैया इसका प्रारूप है थोड़ा छोटा कर दो। तो भैया आपको यहाँ पे बताना चाहूंगा, देखिए प्रारूप है कतई छोटा नहीं होने वाला है, क्योंकि वो कहते हैं ना कि एक भी बच्चा छूट गया तो सुरक्षा का चक्कर है वो टूट गया। देखिए, देखने में ये पीडीएफ फाइल तो आपको बहुत बड़ी लग रही है क्योंकि इसमें लगभग 78 पेज हैं, लेकिन भैया आपको जो कार्रवाई करनी है ना वो तो 8-10 पेजों की है तकरीबन, या 15 पेजों की होगी। बाकी तो रूल्स के बारे में आपको समझाया गया है, तो आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं
और इसके लिए आप हमारी साइट पर भी विजिट कर सकते हैं और उस फाइल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। लेकिन हमारी ये जो पीडीएफ फाइल है ना वो पेड है। देखिए थोड़ी सी पेड रखी गई है, वो फ्री वाली जो चीजें होती है ना वो ज्यादा काम की नहीं होती हैं, क्योंकि वैसे भी देखिए यार मैं आपके लिए इतनी मेहनत करता हूं, दिन रात मेहनत करता हूं, थोड़ा सा मेहनतियाना आपसे लेता हूं, मैं भी यार मेरे घर परिवार को हुआ चला लेता हूं। खैर कोई बात नहीं, आप इसे डाउनलोड करना चाहोगे या नहीं चाहोगे वो तो आपकी मर्जी है, लेकिन एक और जानकारी मैं आपको देना चाहूंगा। देखिए इस एक्ट को लेके इन दिनों में सोशल मीडिया पे बहुत सारी पीडीएफ फाइल है वो वायरल हो रखी है, कई स्कूल साथियों ने मुझे भी भेजी है। वो जो पीडीएफ फाइल है वो सरासर गलत है। मैं इसलिए नहीं कर रहा हूं कि मैंने खुद अपनी पीडीएफ फाइल है वो आपको मैं देना चाह रहा हूं, वो मर्जी आप लो या नहीं लो, लेकिन जो सोशल मीडिया पे पीडीएफ फाइल यहां पे देखिए वायरल हो रखी है वो सरासर गलत है। उसमें ना तो कोई लिखने का तरीका है ना नियमानुसार कोई कार्रवाई की गई है, तो इन फाइलों को लेकर आप कतई भ्रमित है वो नहीं हुए। चलिए अब सबसे पहले मैं आपको फीस एक्ट की कुछ बेसिक जानकारी बताता हूं। जैसा कि दोस्तों आप सब इस फीस एक्ट के बारे में अच्छी तरह से जानते हैं, कोई ज्यादा फीस एक्ट का ये पुराना मामला नहीं है, 2016 से अपने राजस्थान में लागू हुआ था। देखिए जो फीस एक्ट है ये दो तरह का है, एक तो है 2016 का और दूसरा है 2017 का। तो 2017 का जो फीस एक्ट है ना वो 2016 का ही संशोधित रूप है। तो यहां पे देखिए 2016 के अंदर 22 धाराएं थी और 2017 के अंदर 11 धाराएं थी, कुल मिला के इसकी 33 धाराएं होंगी। अब देखिए देखने में तो ये जो फीस एक्ट है ना काफी छोटा वो लगता है, लेकिन भैया छोटा है नहीं, बड़ा पेचीदा है, क्योंकि भैया लोग हैं इसे पिछले 8 सालों से समझ नहीं पाए हैं, तो मात्र आप देखने से क्या खाक हो समझ पाओगे। खैर कोई बात नहीं, देखिए इसे एक्ट के अनुसार यहां पे अब प्रत्येक प्राइवेट स्कूल को अपने स्कूल के अंदर है एक विद्यालय स्तरीय फीस समिति का गठन करना होगा और यही जो समिति है उस स्कूल की फीस को है वो निर्धारित करेगी। अब देखिए जो विद्यालय स्तरीय फीस समिति है ये दो तरह से मिलकर बनती है। विद्यालय स्तरीय फीस समिति को स्कूल लेवल फीस कमेटी या फिर SLFC भी बोला जाता है, और यहां पे ये जो SLFC है ना ये पीटीए से मिलकर बनती है। पीटीए बोले तो पेरेंट टीचर एसोसिएशन या फिर माता पिता अध्यापक संगम। तो माता पिता जो अध्यापक जो समिति है वो विद्यालय स्तरीय फीस समिति का गठन करती है, और पीटीए का जो गठन होगा ना वो स्कूल के द्वारा है वो किया जाएगा। अब यहां पे देखिए विद्यालय स्तरीय फीस समिति के अंदर 5 अभिभावक सदस्य भी होते हैं, और अभी भैया ये जो लफड़ा हुआ ना इन्हीं 5 सदस्यों को लेकर हुआ। क्यों? क्योंकि अब तक इस समिति के अंदर ये जो 5 अभिभावक थे वो ऑफलाइन तरीके से स्कूल की मर्जी से वो बनाए जाते थे। अब स्कूल वाले हैं अपनी चालबाजी खेलते थे, भैया उस अभिभावक को तो ये पता ही नहीं है कि ये जो SLFC होती क्या चीज है, और उन्होंने उसका मेंबर है उसके अंदर है वो बना दिया है। लेकिन पहले ऑफलाइन काम था, अब भैया यहां पे ये ऑनलाइन काम हो चुका है। आपकी जानकारी के लिए मैं बताना चाहूंगा, देखिए 14 मई 2024 को इसी विद्यालय स्तरीय फीस समिति को लेके और पाठ्य पुस्तकों और सामग्री को लेके शिक्षा विभाग के द्वारा आदेश जारी किया गया था, और ठीक एक महीने बाद यानी 14 जून 2024 को दूसरा आदेश जारी किया गया था इसी विद्यालय स्तरीय फीस समिति की गठन की प्रोसेस को लेके। अब यहां पे एक और खास जानकारी मैं आपको बताना चाहूंगा। देखिए हालांकि मैं कहना तो नहीं चाह रहा था, लेकिन जब जबान पे बात आ गई है तो रुकना भी नहीं चाहिए। देखिए हमारे राजस्थान के अंदर बहुत सारे ऐसे प्राइवेट स्कूल के संगठन बने हुए, वो हर बार बवाल मचाते हैं, और भैया जब भी कोई आदेश जारी होते हैं, जब भी पहले देखिए वो 100 दिन का कार्य का आदेश जारी हुआ था कि प्राइवेट स्कूलों की जांच होनी है, खूब बवाल उठाया था कि नहीं करने देंगे, नहीं जांच करवाएंगे वगैरह वगैरह है, रूल को नहीं मानेंगे, रूल को तोड़ देंगे, ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे। और मैंने हर बार आपको यह कहा है कि भैया उनके हाथों में कुछ भी नहीं है। हालांकि किसी भी यहां पे हमारा जो प्राइवेट स्कूल के संगठन के साथ उनसे मेरा कोई निजी यहां पे विरोध नहीं है, ना तो मेरे दुश्मन है, मेरे प्रेमी आदमी यूं समझ लीजिएगा, उनसे मेरा कोई यहां पे प्रतिशोध नहीं है। लेकिन जो से राजा कहलाता है, क्योंकि जंगल में चुनाव नहीं होते, उन्होंने कहा कि भैया ये मामला हम यहाँ पे नहीं मानेंगे। और मैं हर बार आपको ये कहता हूं कि नियमों का आपको मानना पड़ेगा, आपको उल्लंघन नहीं करना है। और मैंने ये भी कहा कि भैया फीस समिति लेके बहुत बड़ा अपडेट आने वाला है, और ये अपडेट आपका सबूत है भैया, यहां देख लीजिएगा। राजगुरु जी की बात है वो 100% है, यहां पे वो सही हुई है। खैर कोई बात नहीं, यहां पे
अभी यहाँ पे विद्यालय स्तरीय फीस समिति को लेके तो आगे हम बात करेंगे इसके चुनाव के बारे में। इससे पहले यहाँ पे हमारे कुछ स्कूल साथियों के डाउट्स हैं, कुछ समस्याएं हैं, वो ले लेते हैं, एक एक सवाल यहाँ पे ले लेते हैं। यहाँ पे पहला और सबसे बड़ा सवाल ये है कि फीस कितने वर्षों या कितने सत्रों के लिए निर्धारित होगी। तो भैया ये अगले 3 सत्रों के लिए निर्धारित होगी। लेकिन दोस्तों आपको मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा, देखिए फीस एक्ट 2016 और 2017 है, उसमें कहीं पर भी ये स्पष्ट रूप से तो नहीं कहा गया है कि ये जो फीस है अगले 3 शैक्षणिक सत्रों के लिए मान्य होगी। स्पष्ट रूप से कोई भी लाइन है वो नहीं लिखी गई, लेकिन यहां पे एक शब्द जरूर लिखा गया और उस शब्द ने इसका पूरा ही प्रारूप है वो बदल दिया। क्या है वो समझिएगा। देखिए एक्ट 2016 की धारा जो 6 और 6 की उपधारा 3 में यहां पे लिखा गया है, क्या लिखा गया है, फीस समिति द्वारा अनुमोदित फीस के ब्यौरे विद्यालय नोटिस व साइट पर प्रदर्शित किए जाएंगे और ये 3 शैक्षणिक वर्ष के लिए आबद्धकार होंगे। आबद्धकार का मतलब यहां पे देखिए ये है कि यहां पे जो फीस संरचना तैयार की गई है, जो फीस का प्रारूप यहां पे तैयार किया गया है, वो अगले 3 वर्षों के लिए मान्य होगा और वो अपरिवर्तनीय होगा, उसमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो यहां पे देखिए ये जो शब्द है ना आबद्धकार, भैया इसने सारा ही प्रारूप यहां पे वो बदल दिया है, तो ये 3 साल के लिए मान्य होगी। लेकिन भैया ये जो फीस समिति का एक्ट है ना, ये विसंगतियों से भरा, ये भी विरोधाभासी है। कैसे, इसको भी समझिएगा। देखिए यहां पे एक्ट 2016 की धारा 4 की उपधारा 2 के खंड ग में लिखा गया है कि फीस समिति की अवधि 1 शैक्षणिक वर्ष के लिए होगी। फीस समिति की अवधि 1 शैक्षणिक वर्ष के लिए होगी, लेकिन भैया उधर ये बोला जा रहा है कि फीस अगले 3 सत्रों के लिए मान्य होगी। तो ये एक विरोधाभास की स्थिति है, क्योंकि यदि फीस समिति है वो 1 साल के लिए बनेगी तो अगली साल यहां पे देखिए दूसरी फीस समिति का है वो गठन करना पड़ेगा। लेकिन वो गठन करने से भैया फीस भी तो वो चेंज करेंगे, क्योंकि विद्यालय द्वारा फीस का प्रस्ताव तो है, उनको भी भेजा जाएगा। तो भैया यहां पे एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है, इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। इसके अलावा यहां पे एक सवाल ये भी है कि फीस हम कितने प्रतिशत तक बढ़ा सकते हैं या वृद्धि कर सकते हैं। तो भैया आपको मैं कहूंगा कि आपको फीस में है केवल 10% है वृद्धि करनी चाहिए या फिर बढ़ानी चाहिए। लेकिन आपको मैं यह भी कहना चाहूंगा, देखिए फीस एक्ट के अंदर ये कहीं पर भी नहीं लिखा हुआ है कि आप केवल 10% ही फीस बढ़ा सकते हो, ये कहीं पर भी नहीं लिखा हुआ है। देखिए अभी हाल ही में जो पोर्टल पर अपडेट किया गया था ना, तो यहां पर भी एक रिमार्क है वो डाला गया था। हालांकि स्क्रीनशॉट मेरे पास होगा तो मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा, अन्यथा आपने पोर्टल तो वो जरूर देख लिया होगा। वहां पर भी शुरुआत के अंदर 10% फीस में बढ़ोतरी या वृद्धि की जा सकती है, ऐसा रिमार्क आया था, लेकिन बाद में इसे हटा दिया गया। तो कहने का मतलब यह है कि यहां पे फीस है आप 10%, इससे अधिक भी बढ़ा सकते हो, 20, 30, 50, 100 गुना, 1000, जितना आप बढ़ाना चाहते हो बढ़ा सकते हो। लेकिन शर्त इतनी है, जितने प्रतिशत फीस आप बढ़ा रहे हो उतने प्रतिशत के आधार के ऊपर आपके विद्यालय के मदों पर या कारकों पे खर्च होना चाहिए। वो कारक आपको बताने पड़ेंगे कि भैया ये जो फीस आप बढ़ाने जा रहे हो, क्यों बढ़ाने जा रहे हो, कहां पर क्या खर्च करने जा रहे हो। तो यहां पे 10% की कोई बाध्यता नहीं है, आप अपनी आवश्यकता के अनुसार कितनी भी है फीस बढ़ा सकते हो। लेकिन यहां पे एक और जानकारी आपको देना चाहूंगा, देखिए जो फीस एक्ट 2016 है उसकी धारा 6 की उपधारा 5 में लिखा गया कि फीस समिति के फीस भी निश्चित करने में असमर्थ होती है। यानी जो फीस समिति है, जो विद्यालय के द्वारा या विद्यालय प्रबंध के द्वारा फीस का प्रस्ताव भेजा गया है और वो उसको निश्चित नहीं करती है या अनुमोदित नहीं करती है, उसमें असफल हो जाती है, तो विद्यालय प्रबंध के द्वारा खंडीय समिति को है उसको विनिश्चित करने के लिए निर्देश कर सकता है या फिर उसकी अपील भी कर सकता है। और जब तक यहां पे खंडीय समिति का आदेश नहीं आ जाता है तब तक यहां पे जो विद्यालय है वो 10% अपनी फीस में बढ़ोतरी कर सकता है गत सत्र की तुलना में। अब दोस्तों मैं यहां पे बार बार आपको 10% का क्यों हवाला दे रहा हूं, वो इसलिए दे रहा हूं, देखिए कोई भी काम चाहे वो सरकारी हो गैर सरकारी हो, तो जब भी कोई किसी का वेतन बढ़ता है
या फिर कोई मूल्य बढ़ता है तो वो तकरीबन 10% ही बढ़ता है। तो 10% यदि आप यहाँ पे फीस बढ़ाते हो तो आपको भविष्य में किसी प्रकार की समस्या नहीं आएगी। यदि आप 10%, 20% या 30% बढ़ाते हो तो इसके लिए यहाँ पे है आपके स्कूल की जांच होने वाली है, क्योंकि जैसे ही आप पोर्टल पे 10% से अधिक फीस दर्ज करोगे तो भैया विभागीय पोर्टल की आईडी के ऊपर, चाहे वो सीबीओ आईडी हो, डीओ आईडी हो या निदेशालय या एनआईसी आईडी हो, सबके ऊपर यहाँ पे रेड मार्क आ जाएगा कि इस स्कूल के द्वारा इतने प्रतिशत फीस है वो बढ़ाइए। अगर यहाँ पे 15 या इससे अधिक बढ़ाई जाती है तो रेड मार्क है, बबलिंग करने लग जाएगा इस तरह से, और विभाग को आसानी से है आप पकड़ में आ जाओगे कि भैया हाँ ये मामला है, ठीक है ना। तो इस तरह से आप 10% ही बढ़ाएगा, बाकी मर्जी आपकी है। चलिए अब आपको यहाँ पे फीस के कारक बताता हूं कि कौन कौन से ऐसे मद होने चाहिए जिसके आधार पर आप अपने स्कूल की फीस है वो बढ़ा सकते हैं। वैसे तो देखिए बहुत सारे कई कारक होते हैं, मैं मोटे तौर पे यहां पे बता रहा हूं। एक तो आप कारक दिखा सकते हो अपने विद्यालय के भवन का। हो सकता है कि शायद पहले 5 कमरे थे, अब आप 1 बढ़ाना चाहते हो, 2 बढ़ाना चाहते हो कि भैया इस पर हम खर्च करना चाहते हैं, तो एक कारक तय हो गया। एक यहाँ पे विद्यालय भवन की मरम्मत होती है। देखिए हर साल अपन कली रंग रोगन वगैरह करवाते हैं, तो उस पर भी आप खर्चा यहाँ पे कर सकते हो या दिखा सकते हो। इसके अलावा हर साल हमें जो भी हमारे कर्मचारी हैं उनके वेतन में भी वृद्धि करनी होती है, तो एक ये कारक होता है। इसके अलावा विद्यार्थी की गुणात्मक शिक्षा पर भी आप खर्चा कर सकते हो। गुणात्मक शिक्षा यहाँ पे बोले तो देखिए एक तो जो कैरियर काउंसलिंग के लिए है या गाइडेंसिंग के लिए है, या फिर बालक बालिका में जो भी कला है, जैसे कोई तीरंदाजी की कला है या घुड़सवारी की कला है, इस प्रकार की कला है आप उनको देना चाहते हो, उस पर आप खर्च करना चाहते हो, तो इस प्रकार के मद आप दिखा सकते हो। कोई बिजली है का बिल है, पानी का बिल है, या स्कूल का जो भी वाहन है, मोटर गाड़ी है, उन पर जो भी खर्च है, ये सारे कारक है आप यहां पे शामिल कर सकते हो। इसके अलावा भी बहुत सारे कारक हैं, लेकिन आपको कारक है वो शामिल करना पड़ेगा, क्योंकि इन कारकों को शामिल करते हुए विद्यालय प्रबंध के द्वारा जो फीस समिति का प्रस्ताव है विद्यालय स्तरीय फीस समिति को भेजा जाता है, तो इन्हीं आधार पे भेजा जाता है। तो इस बात को आपको खास तौर पे वो ध्यान रखना है। चलिए अब यहां पे एक सवाल है कि हमें फीस समिति का गठन कब करना चाहिए। साथियों आपको मैं यहां पे बताना चाहूंगा, देखिए बहुत ज्यादा तेज गर्मी हो रही है और यहां पे सब कुछ मैंने बंद कर रखा है, देखिए अन्यथा वीडियो में नॉइस आती है। इतनी गर्मी में इतनी रात को, तकरीबन रात के 12:30 बजे वीडियो बना रहा हूं, टाइम नहीं मिल रहा है दिन के अंदर, इसके लिए एक लाइक तो वो बनता है। तो सवाल अक्सर ये है कि यहाँ पे हम कब से हमें ये करना है। तो देखिए विद्यालय स्तरीय फीस समिति के गठन की जो प्रोसेस है तकरीबन है 10-11 महीने पहले ही शुरू हो जाती है। मान लेते हैं अपन सेशन 2024-25 के लिए इसका गठन करना चाहते हैं, तो अपने पिछले साल यानी वर्ष 2023 से ही इसकी गठन की प्रक्रिया है वो तकरीबन अक्टूबर-दिसंबर माह में है वो शुरू हो जानी चाहिए। क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि जो विद्यालय का प्रबंध होता है ना, वो विद्यालय स्तरीय फीस समिति को 6 माह पहले है अपनी स्कूल की फीस का प्रस्ताव है वो भेजता है। तो 6 माह तो ये हो गए। इसके अलावा पहले यहाँ पे देखिए माता पिता जो अभिभावक अध्यापक संगम बैठक है उसका गठन करना पड़ता है। उसके बाद विद्यालय स्तरीय फीस समिति का गठन करना पड़ता है। उसके बाद विद्यालय स्तरीय फीस समिति की बैठक होती है। उस बैठक में विद्यालय प्रबंध द्वारा रखे गए फीस जो फीस का प्रस्ताव है उस पर विचार विमर्श किया जाता है, फिर अनुमोदन होता है। तो ये तकरीबन 1 साल में ये काम है, इसमें ये समय है वो लग जाता है। ठीक है, अब यहां पे देखिए एक सवाल ये है जो सबसे बड़ा सवाल है कि यहां पे देखिएगा जिन्होंने पहले विद्यालय स्तरीय फीस समिति या SLFC का गठन पिछले सेशन में कर लिया है, तो इस बार वो क्या करेंगे? क्या हमें वो बदलना पड़ेगा या फिर नए तरीके से गठन करना पड़ेगा? और ये जो सवाल है सबसे ज्यादा है मुझसे पूछा गया है। तो भैया देखिए एक बात मैं आपको अपनी देसी राजस्थानी भाषा में वो समझाना चाहूंगा। वो कहते हैं ना कि भैया भैंस को तो चाहिए कांकड़े और भैया विभाग को चाहिए आंकड़े। तो कहने का मतलब है आपको आंकड़े तैयार करने हैं, क्योंकि फिलहाल की स्थिति को देखा जाए, अगर ये आदेश यहां पे 14 जून को जारी हुआ, अगर इस आधार पे देखा जाए तो फिलहाल विद्यालय स्तरीय फीस समिति के अभिभावक सदस्य बनने के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू हुई है। और अभी ये भैया जून का अंतिम माह चल रहा है और जुलाई काफी नजदीक है, और वैसे भी विद्यालय द्वारा फीस का प्रस्ताव तो 6 महीने पहले भेजा जाता है। तो यार अगले 15-20 दिन में कहां से गठन होगा? अब जिन्होंने यहां पे गठन कर ली है तो भैया उनको देखिए मेरी तरफ से मैं राय देना चाहूंगा, बाकी आप अपने स्तर पर भी इसका दिमाग लगा के है अपना सेल्फ डिसीजन है वो ले सकते हैं, क्योंकि यहां पे नए तरीके से ये प्रोसेस शुरू हो रही है।
कुछ साथियों का यह कहना है कि पिछले साल में जो 5 सदस्यों को हमने शामिल किया, क्या पुनः यहां पे औपचारिकता निभाने के लिए उन्हीं का आवेदन करवा दे। तो भैया अगर आप ऐसा करवाओगे तो भी भैया प्रोसेस तो आपको फिर से नहीं करनी पड़ेगी ना, दोबारा जो भी कार्रवाई की उसमें काट छांट करनी पड़ेगी। तो काट छांट के बजाय आप एक नया फ्रेश जो रजिस्टर है वो ही डाल लीजिएगा। मैंने बोला ना कि विभाग को आंकड़े चाहिए, तो आंकड़ों में आप दिखा दो, क्योंकि जब भी भविष्य के अंदर आरटी की जांच आएगी, कोई विद्यालय की मान्यता की जांच आएगी, तो उस समय है यहां पे है ये ऑनलाइन वाला मामला देखा जाएगा। अब पीछे आपने क्या किया कोई कुछ नहीं देखेगा। बाकी आप अपने लेवल पे है, जो भी आप सोचना चाहते हो करना चाहते हो वो कर सकते हो। मेरे हिसाब से आपको पुनः इसका गठन है वो करना चाहिए। अभी तो देखिए पोर्टल चालू है, अभी ये कब बंद होगा इसकी कोई गारंटी नहीं है, और ना ही इसके बारे में कोई नया अपडेट है। अपडेट आने पर आपको इसकी जरूर है वो जानकारी दूंगा। चलिए अभी यहां पे जो सबसे बड़ी समस्या है कौन सी, SFLC वाली, इस पर विचार कर लेते हैं। जैसा कि यहाँ पे 14 जून 2024 को यहाँ पे आदेश है, उसके अंदर विद्यालय स्तरीय फीस समिति के अंदर है 5 अभिभावक को शामिल किया जाएगा। अब उसके अंदर ये जो 5 अभिभावक साथी होंगे ना, उनको ऑनलाइन आवेदन करना पड़ेगा। लेकिन भैया इन 5 अभिभावकों के लिए भी एक कंडीशन रखती है, 3-4 कंडीशन रखी है। एक तो क्या है कि जो अभिभावक है ना वो स्नातक होना चाहिए, ठीक है ना, ग्रेजुएट होना चाहिए। उसके बाद उसे विद्यालय के विकास की जानकारी होनी चाहिए, और इसके अलावा उसे वित्तीय प्रबंध की भी जानकारी होनी चाहिए, और इसके बाद यहाँ पे गुणवत्तापूर्ण शिक्षा में भी उसकी जानकारी होनी चाहिए, उसको ज्ञान होना चाहिए, तो ही वो विद्यालय स्तरीय फीस समिति का सदस्य बन सकता है। इसके अलावा उस अभिभावक का कोई भी बच्चा है आरटी के तहत स्कूल में नहीं पढ़ रहा हो, तो ऐसे अभिभावक साथी हैं विद्यालय स्तरीय फीस समिति के मेंबर्स हैं वो बन सकते हैं। लेकिन भैया ये पॉसिबल नहीं है, तो पॉसिबल भी नहीं है तो ये गलत भी नहीं है। गलत इसलिए नहीं है क्योंकि यहां पे विद्यालय प्रबंध का काम हो रहा है, यहां पे विद्यालय व्यवस्था का काम हो रहा है। तो भैया एक जो अनपढ़ या थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा हुआ क्या इस प्रकार का कोई डिसीजन ले सकता है? आप एक बार सोच के देखिएगा, क्योंकि यहां पे बहुत सारे स्कूल साथी इसी बात का विरोध कर रहे हैं कि भैया हमारा जो एरिया वो ग्रामीण क्षेत्र में है, और यहां पे तो अभिभावक वो तो पढ़े लिखे नहीं। यार मेरी जानकारी में अगर अपन 20 सालों की बात करें, पिछले 20 सालों की, तो 20 सालों के अंदर देखिए हमारी उम्र के ही लोग हैं तकरीबन, तो सभी ने है कॉलेज तो जरूर पास कर रखी है। अब जिन क्षेत्रों में ज्यादा शिक्षा का विकास नहीं, वहां पर तो ये थोड़ी समस्या आ सकती है, बाकी मेरे ख्याल से तो ऐसी समस्या नहीं आनी चाहिए। और फिर भी अगर वो अनपढ़ है तो वो उस फीस समिति में शामिल होकर करेगा क्या, वो डिसीजन क्या लेगा? स्कूल वाले इधर से कान पकड़ेंगे, इधर वाला हिला देंगे, इधर वाला पकड़ेंगे तो इधर नाक है वो हिला देंगे। अब वो तो चलेगा स्कूल की मर्जी से, और विभाग ये नहीं चाहता है कि विद्यालय स्तरीय फीस समिति वो स्कूल की मर्जी से चले, वो भैया सभी की मर्जी से चले, तो विभाग ये चाहता है। खैर कोई बात नहीं, इस प्रकार की जो अभिभावक की योग्यताएं रखी गई हैं फीस एक्ट 2016 और 2017 में कहीं पर भी नहीं लिखी गई हैं और बताई गई हैं। हालांकि शिक्षा विभाग अपनी मर्जी से इस प्रकार की ये जो योग्यताएं हैं वो तय कर रहा है। हालांकि इसके बारे में भी हम विभाग को अवगत कराएंगे, कोई लेटर वगैरह लिखेंगे और कोशिश करेंगे यहाँ पे थोड़ा सा संशोधन हो जाए कि कक्षा 10वीं या फिर 12वीं पास वालों को भी शामिल कर लिया जाए। लेकिन एक बार कोशिश करेंगे, अभी मैं इसका तसल्लीपूर्वक है कोई भी आपको जवाब नहीं दे सकता, बाकी देखते हैं आगे क्या होने वाला। ठीक है, अब यहां पे देखिएगा, जब भी अभिभावक यहां पे आवेदन कर रहा है इस विद्यालय स्तरीय फीस समिति के लिए, तो एक तो उसको स्टूडेंट के NIC ID की आवश्यकता होती है। NIC ID का मतलब ये होता है कि देखिए जब भी स्टूडेंट चाहे वो प्राइवेट स्कूल में पढ़े या गवर्नमेंट में पढ़े, तो यहाँ पे उनको एक ID जनरेट की जाती है ऑनलाइन। अब ये कुछ साथियों का ये कहना है कि NIC ID तो स्कूल वालों के पास है, अभिभावक के पास तो है नहीं, वो कहां से लेके आएंगे? अरे भैया मुझे एक बात बताओ, ये कमी तो आपकी है ना, क्योंकि मैं आपको हर बार समय समय पे ये बोलता हूं कि भैया स्कूल से संबंधित जो भी योजनाएं हैं, जो भी जानकारी है, स्कूल के स्टूडेंट का जो भी डाटा है उसे समय समय पर उन्हें अवगत करवाएगा। तो यहाँ पे NIC ID स्टूडेंट की एक ही रहती, बदलती नहीं है यहाँ पे। तो अब यार देखिएगा ये क्या मामला हो रखा है, आप अपने स्कूल के बच्चों को जानकारी नहीं दे रहे हैं कि आपकी भी NIC ID है। तो NIC ID है, जो भी अभिभावक आवेदन करना चाहता है, इच्छुक है, तो आप है उनको NIC प्रोवाइड करवा दीजिएगा, या फिर अपने स्कूल के नोटिस बोर्ड पे चस्पा कर दीजिएगा।
तो हो जाएगा। इसके अलावा जिनके पास एनआईसी आईडी है और जो अभिभावक यहाँ पे आवेदन करते हैं, तो यहाँ पे स्क्रीन पे एक एरर मैसेज आ जाता है कि यहाँ पे आपकी या विद्यार्थी की जो एनआईसी आईडी है या फिर जो मोबाइल नंबर वो सही दर्ज करें। ये ऐसा क्यों आ रहा है, ये एरर क्यों आ रहा है? हालांकि पोर्टल में कोई तकनीकी खराबी नहीं है। कुछ साथी मुझे मैसेज कर रहे थे कि सर ये तकनीकी खराबी है, एनआईसी को अवगत करवाएगा, तो कोई तकनीकी खराबी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे केवल समझ का फर्क है। देखिए पिछले मैं 3-4 दिन से वैसे पीडीएफ फाइल के अंदर इतना घुसा हूं तो पोर्टल की बारीकियों तक भी मैं यहां पे वो पहुंच गया हूं, क्योंकि ये जो 78 पेज मैंने यहां पे तैयार किए ना भैया, जैसे मैं आगे की कार्रवाई लिख रहा था और जो नई समस्याएं मेरे सामने आ रहे थे, तो पीछे की कार्रवाई में मुझे बदलाव करना पड़ रहा था, इसलिए मुझे थोड़ा सा ज्यादा टाइम है वो लगा। तो यहां पे पोर्टल पे एरर इसलिए आ रहा है कि जो बच्चे ने आपको, जिन बच्चों को आपने नए सेशन में प्रमोट नहीं किया है, देख लीजिएगा अपने स्कूल के पीएसपी पोर्टल को खोल के, जिन बच्चों को आपने प्रमोट कर दिया, अगर उसके एनआईसी आईडी आप यूज करोगे, मोबाइल नंबर यूज करोगे जो पोर्टल के ऊपर दर्ज है, तो लॉगिन हो जाओगे। और जिनको आपने प्रमोट नहीं किया है तो इस प्रकार का एरर आएगा। इसलिए सभी स्कूल साथियों को मैं कहना चाहूंगा कि आप नए सेशन के सभी बच्चों को प्रमोट कर दीजिएगा। प्रमोट का जो ऑप्शन है वो भी यहां पे एक्टिव हो चुका है, और प्रमोट कर दोगे तो आपके सामने इस प्रकार की कोई भी समस्या नहीं आएगी। चलिए अब यहां पे कुछ बेसिक जानकारी मैं मेरे लेवल पे हो और बताता हूं। दोस्तों यहां पे देखिए, जिन साथियों ने पहले विद्यालय स्तरीय फीस समिति का गठन कर लिया है, तो अब उनको क्या करना है? दोस्तों मेरी राय के अनुसार आपको दोबारा है ये फीस समिति का गठन करना चाहिए, क्योंकि नए जो अपडेट आया है ऑनलाइन अभिभावकों के आवेदन के द्वारा जो लाट है या फिर लॉटरी है वो निकाली जाएगी, उसी के आधार पर इसका चयन होने वाला है। तो प्रक्रिया तो देखिए पुरानी वाली सेम की सेम रहेगी, लेकिन अभिभावक के सदस्यों का चुनाव की प्रक्रिया बदल जाएगी। लिखित में जो रजिस्टर में आप कार्रवाई करोगे ना, उसमें वो बदल जाएगी। अब ये देखिए डेट का तो लफड़ा हो गया इसमें, तो भैया मैं भी देखिए डिपार्टमेंट के साथ कतई नहीं हूं, क्योंकि इतना नजदीक में ये काम कैसे होगा। कहीं ना कहीं यहां पे डिपार्टमेंट को ऊपर विभाग से है वो बाहर पड़ा है, इस वजह से ये जल्दबाजी में फैसला लिया गया। और वैसे भी मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि अपने राजस्थान में बीजेपी की सरकार आ चुकी है और गहनता से जांच होगी। और भैया स्कूल वालों सुन लो, आरटी के तहत आपने जितने भी लफड़े कर रखे ना, कैचमेंट एरिया के अलावा दूसरे एरिया के बच्चों को आपने एडमिशन दे रखा ना, उसकी आज नहीं तो कल जांच होने वाली है। इस राजगुरु जी की बात आप जरूर याद रखना, और आपका पीछे तक का सूद तक है विभाग आपसे है वो वसूल कर लेगा। तो भैया नियमों के अनुसार चलोगे तो आपको फायदा होगा, नुकसान नहीं होगा। तो यहां पे देखिए पुरानी समिति को तो आप है खारिज ही समझिएगा, उसका कोई लेना देना नहीं है। हालांकि रजिस्टर को फाड़ के फेंकना नहीं है, एक नया रजिस्टर है वो डाल लीजिएगा और उसमें ये नई कार्रवाई कर लीजिएगा। जैसे जैसे डेट है वो बढ़ती है, एक बार आप कार्रवाई लिख लीजिए। कार्रवाई लिखने के बाद यहां पे डेट है, आप ना तो नोटिस की डालिएगा ना ही जो बैठक कार्रवाई होती है उसकी डेट डालिएगा, ठीक है ना। वो एक बार खाली छोड़ दीजिएगा, क्योंकि अभी तो अपडेट आ रखा है, नया नया अपडेट और भी आगे यहां पे आने वाले हैं, तो उसके अनुसार आप डेट है वो डाल दीजिएगा, तो आपकी जो कार्रवाई गलत नहीं होगी। हमारी जो पीडीएफ फाइल है ना, उसके अंदर हमने एक एक जो प्रोसेस है बड़े ही स्पष्ट शब्दों में लिखा है। एक बार आप जब देखोगे ना पीडीएफ फाइल को और समझोगे, तो देखने मात्र से ही आपको पूरी फाइल वो समझ में आ जाएगी, और कहीं ना कहीं आपका दिल वो खुश हो जाएगा कि राजगुरु जी ने भैया 78 पेजों में जो मेहनत की है ना, वो काबिले तारीफ है। हालांकि मैं मेरे जवान से मैं अपनी तारीफ नहीं करना चाहता हूं, वो तारीफ आप खुद करोगे जब ये फाइल देखोगे। अब फाइल देखोगे तो भैया इसके लिए तो आपको फाइल वो डाउनलोड करनी पड़ेगी। खैर कोई बात नहीं, ये तो पूरा यहाँ पे देखिए मामला वो चलने वाला, ये यहाँ पे प्रोसेस है वो रहने वाली है। इसके अलावा और कोई भी आपका सवाल है तो आप कमेंट करके मुझसे बता सकते हैं, और इंस्टाग्राम के साथ जुड़ के हैं वो भी सवाल जवाब कर सकते हैं मेरे से। और जैसे जैसे इसके बारे में आगे कोई नए अपडेट आएंगे तो मैं आपको वीडियो के माध्यम से जरूर जानकारी दूंगा। अब वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, क्योंकि पसीना पसीना हो गया। दिमाग में सवाल तो मेरे भी बहुत उठ रहे हैं, बहुत सारे साथियों के हैं, वैसे भी वीडियो लंबी जा रही है। एक नई वीडियो के अंदर इसके आगे की बात है वो बता देंगे, फिर भी जो भी आपके नए सवाल होंगे उस वीडियो में वो शामिल कर लिया जाएगा। अगर वीडियो जानकारी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और हो सके तो अपने दोस्तों के साथ वो जरूर शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं फ्रेंड्स अगले एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।